नमस्कार, चुनाव इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी बस्तर तो राहुल गांधी सिवनी में थे। कई राज्यों में आदिवासी वोट चुनाव परिणामों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। आज़ादी के बाद से ही आदिवासी वोटों पर कांग्रेस का एकाधिकार रहता आया है, लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी ने कांग्रेस से आदिवासी वोटों को अपने पाले में डालने में सफलता प्राप्त की है। आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बीजेपी लंबे अभियान के जरिए आदिवासी वोटों को अपने पाले में ला रही है। भारत में आदिवासियों की आबादी अगर देखें तो 8.6% है। आदिवासियों के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें पूरे देश में 47 हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 6 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। वहीं झारखंड, उड़ीसा में 5-5, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में 4-4, राजस्थान में 3, असम, मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 2-2 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दादरा नागर हवेली और लक्षद्वीप में 1-1 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने आदिवासियों के लिए आरक्षित अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की। कुल सीटें 47 है। जैसा हमने आपको बताया, पिछले लोकसभा चुनाव में इनमें से बीजेपी ने 36.1% वोट के साथ 32 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 28.3% वोट मिले, लेकिन सीटें केवल 3 मिली। अन्य के खाते में 35.6% वोट के साथ 12 सीटें गई। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 में से 26 सीटें जीती थी, उसे 35.6% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 27.6% वोट के साथ 5 सीटों पर जीत मिली थी। अन्य के खाते में करीब 37% वोट के साथ 16 सीटें गई थी। आदिवासी वोटों पर बीजेपी की यही पकड़ विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे रही है। हाल ही में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देख लेते हैं, जहां बीजेपी ने आदिवासियों के लिए आरक्षित अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पिछले साल विधानसभा का चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं। इनमें 24 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस के खाते में 22 और अन्य के खाते में 1 सीट गई। वहीं छत्तीसगढ़ में 29 सीटें विधानसभा में आरक्षित हैं। इनमें बीजेपी ने 17, कांग्रेस ने 11 और अन्य ने 2 सीटें जीती। राजस्थान में 25 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में। इनमें बीजेपी ने 12, कांग्रेस ने 10 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई। गुजरात में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली, जहां 27 आरक्षित सीटें हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां 27 में से बीजेपी ने 23, कांग्रेस ने केवल 3 और अन्य के खाते में 1 सीट गई। आंकड़े ये भी बताते हैं कि हर चुनाव के साथ आदिवासी और अधिक मजबूती के साथ बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलता है कि बीजेपी के प्रति आदिवासियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। लोक नीति CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 28 जबकि कांग्रेस को 37% आदिवासी वोट मिले थे। वहीं 2009 में बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 38% आदिवासी वोट मिले। लेकिन 2014 में आंकड़ा पलट गया, जहां बीजेपी को 38 जबकि कांग्रेस को 28% और 2019 में बीजेपी को 44% जबकि कांग्रेस को 31% वोट मिले हैं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने आदिवासियों को अपने पाले में लाने के लिए बहुत जोर भी लगाया है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी झारखंड में बिरसा मुंडा के गांव गए। 24,000 करोड़ रुपए के पीएम PVDG मिशन, इसको भी लॉन्च किया गया। मिशन में रोड्स, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, बिजली, घर, पानी, शौचालय, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और जीविका पर फोकस किया गया है। 220 जिलों में 75 PVTG हैं, जिनकी आबादी करीब 28 लाख है। एकलव्य मॉडल के जरिए आवासीय स्कूल ये खोलने की बात की गई है। मॉडल गांव का निर्माण भी किया गया है। साथ ही महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देते हुए समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को अलग करने का फैसला भी रखा गया। MP में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकालना हो, रेलवे स्टेशन का नाम टांटिया भील पर रखना हो, ये सारे कदम बीजेपी ने अपनी ओर से उठाए। वहीं कांग्रेस ने भी आदिवासियों में अपनी खोई ताकत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया है। कांग्रेस का जो हाल ही में घोषणा पत्र आया है, इसमें आदिवासियों से जुड़ी 6 प्रमुख घोषणाओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है।
सुशासन, इसमें वन अधिकार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का वादा किया गया है। सुधार, इसमें वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण में मोदी सरकार द्वारा किए गए सभी संशोधनों को वापस लेने की बात की गई है। सुरक्षा, सभी राज्यों और यूटी में आदिवासी बहुल इलाकों को शेड्यूल्ड एरियाज के रूप में नोटिफाई करने का वादा किया गया है। स्वशासन, इसमें पैसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के अनुसार राज्य कानून बनाकर गांव सरकार और स्वायत्त जिला सरकार बनाएंगे, ये भी वादा किया गया है। साथ ही स्वाभिमान की बात की गई, जिसमें एमएसपी को कानूनी गारंटी देना, जिसमें लघु वनोपज भी शामिल है। और सब प्लान यानी बजट में ट्राइबल सब प्लान को फिर से वापस लाना। तो ये सारे कदम हैं जो कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो इनको पूरा करेगी। तो बीजेपी भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, और आदिवासी वोटों पर दोनों ही बड़ी पार्टियों की नज़र है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है अमिताभ जी आपका एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो तमाम आंकड़े हमने बताए हैं और जो कोशिशें चल रही हैं बीजेपी और कांग्रेस की ओर से, आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है आदिवासी वोट बैंक, जिस पर दोनों ही बड़ी पार्टियों की नजरें हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। लगभग 9% आबादी है जैसा आपने बताया। और कई बार हमें सिर्फ ये 47 सीटों का की बात ध्यान में रहती है कि एसटी रिजर्व सीट 47 सीटें हैं, लेकिन लगभग 190 सीटें ऐसी हैं जहां पर एसटी आबादी जो है वो एवरेज 9% जो उनकी आबादी है उससे ज्यादा है। यानी 190 प्लस 47, लगभग 250 सीटों पर आदिवासी समाज जो है एक डिसाइसिव रोल, किंग मेकर का रोल प्ले कर सकता है। कांग्रेस पार्टी का ये ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, लेकिन पिछले 25 सालों में हमने देखा है, अगर 20 सालों में हमने देखा है कि 1999 से 2019 के बीच 22% से 24, 22% से 44% हो गया भाजपा का जो सपोर्ट है, यानी दुगना हो गया भाजपा का सपोर्ट। और उसके कई कारण हैं। जो भाजपा के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आरएसएस और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने काफी काम किया है आदिवासी समाज के ऊपर और उनके साथ। वनवासी कल्याण आश्रम है, और रिप्रेजेंटेशन की भी बात बहुत बड़ी है। आज अगर आप 2019 में प्रधानमंत्री मोदी का पहला कैबिनेट देखेंगे तो उसमें लगभग 7 से 8% मिनिस्टर जो थे वो आदिवासी समाज से थे। तो हायर रिप्रेजेंटेशन, और अगर बजट एलोकेशन की भी बात की जाए तो लगभग 3 गुना बजट एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का हो चुका है। तो हायर एलोकेशन ऑफ बजट, हायर रिप्रेजेंटेशन, और जो उनका जो मेन जी, इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो जल जंगल जमीन, वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा वोटरों को लुभाने में कामयाब रही। लेकिन अमिताभ जी अगर राज्यों की खासतौर से बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही गुजरात, ये वैसे राज्य जो आज़ादी के बाद से लगातार यहाँ पर आदिवासी सीटें जो थी वहाँ पर कांग्रेस हमेशा जीतती आई है और कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। तो क्या कारण है कि पिछले 4 विधानसभा चुनाव जिनकी हमने बात की इन राज्यों के, यहाँ पर आदिवासी वोट जो है वो बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहा है और साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी सीटें भी जीत रही है? मुझे लगता है मुख्य कारण रिप्रेजेंटेशन है। अगर आज कांग्रेस के लीडरशिप की बात करी जाए तो कांग्रेस में आदिवासी समाज का कौन सा बड़ा लीडर है? तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ऐसा लगता है या ऐसा लगा है पिछले कई सालों से, जैसा कि मुस्लिम समाज को भी लग रहा है आजकल, और एससी और ओबीसी समाज को, कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण यानी यूज किया गया है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी रही है। और जब रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं होता, क्योंकि 47 सीटें ही हैं, वो तो आपको देनी ही है उनको, क्योंकि एससी रिजर्व सीटें हैं। लेकिन अगर कैबिनेट में अगर उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन ना मिले, अच्छे पोर्टफोलियो ना मिले, जिसकी वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, या फिर उनको इग्नोर किया गया इसकी वजह से, कहीं ना कहीं जो है समाज जो है वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ झुक रहा है। और आज तो भाजपा ने कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से दिया है, जिससे जो है वो और भी जो ये वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट हुआ है। क्योंकि जो एक आदिवासी अस्मिता की भी बात है, जी, बीजेपी कहीं ना कहीं आदिवासी अस्मिता को छेड़ने में कामयाब रही है। संक्षेप में अमिताभ जी, जो कांग्रेस ने वादे किए 6 आदिवासियों को लेकर के, जिसमें कि जल, जंगल, जमीन, इसकी बात भी की गई, आपको क्या लगता है ये कितने प्रभावी होंगे? क्योंकि ये वैसे मुद्दे जिनको लेकर के आदिवासी समाज संघर्ष करता आया है। नहीं, मैनिफेस्टो में बातें अच्छी हैं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन मैनिफेस्टो कितने लोगों को प्रभावित करता है? 2019 में सिर्फ 3% लोगों ने मैनिफेस्टो के बेसिस पर वोट डाला था। और इस मैनिफेस्टो को घर घर पहुंचाना
वो एक बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए रहने वाली है, क्योंकि अगर वीकेंड ऑर्गेनाइजेशन है तो इस मैनिफेस्टो के जो पॉइंट्स हैं वो आम वोटर तक पहुंचे कैसे, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ज्यादातर रूरल और सेमी अर्बन सीटों में आदिवासी समाज रहता है। वहां पर कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी बात को पहुंचाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी इस तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव में युवाओं के साथ साथ महिला और आम मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुनावी प्रक्रिया में भाग लें, इसके लिए चुनाव आयोग ने गाजियाबाद में एक बड़ा कैंपेन लॉन्च किया। इसके तहत गाजियाबाद कलेक्ट्रेट की दीवारों पर बड़ी संख्या में वॉल पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, जिसमें भारत में चुनाव के इतिहास से लेकर महिला मतदाताओं की बढ़ रही भागीदारी और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर विशेष तैयारियों का चित्रण किया गया है। छोड़ो अपने सारे काम, आओ पहले करो मतदान। इस बार चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग लें। करीब 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं इस बार लोकसभा चुनावों में, और कोशिश ये है कि इसमें से ज़्यादा लोगों को उत्साहित किया जाए। और इसके ज़रिए यहाँ पर गाज़ियाबाद के कलेक्ट्रेट कंपाउंड में ये पेंटिंग बनाई जा रही है, यो वोट मैटर्स। आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है और आपको अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो यहाँ पर आए हैं, और ये इस पेंटिंग के ज़रिए जो आम लोग यहाँ पे आते हैं कलेक्ट्रेट में, उनको इंकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग बना रहे हैं आप, तो ये क्या, कौन सी पेंटिंग आपने बनाई है? ये वोटिंग अवेयरनेस के ऊपर ये पेंटिंग है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपने सरकार को चुन सके जो जिसे वो पसंद करते हो, जो उनके फ्यूचर में आगे उनके लिए बहुत सारे काम करे, रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन वगैरह चले। तो ये आपने ये ईवीएम मशीन बनाई है यहाँ पे? इस पेंटिंग के जरिए जरा विस्तार से बताएं आपने, ये क्या पॉलिटिशियन की फोटो है? नहीं, ये डिसेबल्ड मैन की फोटो है। अच्छा। जो कि हमने बनाई है ताकि ये दिखाए कि ईच वोट काउंट्स, ताकि ना हम बता सके कि हर एक हमारे देशवासी का अधिकार है वोट देना और मतदान करना हम सबके लिए ज़रूरी है जी। और ये महत्वपूर्ण इस तस्वीर में ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए बहुत विशेष स्तर पे चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं। इस बार करीब 88 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं जो अपना मतदान करेंगे, और हर पोलिंग बूथ पर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए विशेष रैंप बनाए गए हैं, विशेष सुविधाएं यहाँ पर हैं। कोशिश की जा रही है मतदाताओं को जागरूक करने की, उन्हें उत्साहित करने की, जिससे कि जो इन लोकसभा चुनावों में करीब 97 करोड़ भारतीय नागरिक जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस बार, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान में भाग लें। गाज़ियाबाद के कलेक्ट्रेट ग्राउंड से मेरे कैमरा सहयोगी आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो चुनाव इंडिया का में आज इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद आ रहा है चुनाव पर एनडीटीवी का रंगारंग कार्यक्रम इलेक्शन कार्निवाल।